पहाड़ की गुफा से बाहर निकलने के बाद जियाओ यान की नजर घाटी में घूमी। उस समय छोटे से भूसे के घर के अंदर का दीपक अभी भी जल रहा था। भूसे के घर के बाहर एक सौम्य और सुंदर आकृति जो सफेद पोशाक पहने हुए थी, एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी। दरवाजे के सहारे झुकी हुई और अपने पीछे आग से रोशनी उधार लेते हुए आकृति का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ में 7 रंगों वाला स्क्रॉल था। थोड़ी दूर पर कदमों की आवाज सुनकर परी डॉक्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और स्क्रॉल से अपनी नजर हटा ली। उसने युवक को चांदनी के नीचे धीरे धीरे चलते हुए देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या तुम अपने प्रशिक्षण में सफल हो गए हो? घर में अभी भी कुछ गर्म खाना है। इस गर्म और कोमल आवाज को सुनकर जियाओ यान का दिल थोड़ा हिल गया। इन शब्दों और इस दृश्य ने परी डॉक्टर को एक युवा पत्नी की तरह बना दिया, जिसने लंबे दिन के बाद अपने पति के लौटने का इंतजार किया था। नरम और कोमल आवाज में चिंता और उम्मीद थी। जैसे जैसे जियाओ यान नजदीक आता गया, उसके चेहरे पर भाव और भी कोमल होते गए। वो परी डॉक्टर के पास बैठा, उसके हाथ में 7 रंगों वाली जहर की किताब पर नजर डाली और उसके सुंदर चेहरे पर नजर घुमाई। एक पल बाद उसे लगा कि उसने कुछ खोज लिया है और वो भौंचक्का रह गया। एक असहाय और कोमल आह के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ा काला पाउडर रगड़ा, जिसे परी डॉक्टर के नम छोटे लाल मुंह के किनारे से पहचानना मुश्किल था। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। परी डॉक्टर की शक्ल देखकर यह स्पष्ट था कि उसने प्रशिक्षण के दौरान जहर खा लिया था। जियाओ यान की हरकतों को देखते हुए परी डॉक्टर का सुंदर चेहरा पहले तो लाल हो गया। कुछ ही देर बाद उसने जियाओ यान के हाथ पर थोड़ा सा काला पाउडर देखा और तुरंत कायरतापूर्ण तरीके से अपनी आंखें फेर ली। थोड़ी देर बाद उसने जल्दी से एक सफेद रंग का रूमाल निकाला और जियाओ यान की उंगली पर लगा सारा काला पाउडर सावधानी से पोंछ दिया। मुझे कल जाना पड़ सकता है, जियाओ यान ने अचानक कहा जब उसने परी डॉक्टर को जहर का पाउडर पोंछते देखा। जो हाथ रगड़ रहा था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। एक पल बाद परी डॉक्टर में कोमलता लौट आई और उसने थोड़ा सिर हिलाया। एक नरम आवाज में उसने कहा, इतने लंबे समय तक यहां रुकने के बाद अब यहां से जाने का समय हो जाना चाहिए। यहां से जाने के बाद तुम कहां जाने की योजना बना रहे हो? कुछ देर तक खामोशी का माहौल बना रहा। फिर जियाओ यान के सवाल ने उसे तोड़ा। मुझे लगता है कि शायद मैं जिया मां साम्राज्य छोड़ने के बाद चू यून साम्राज्य जाऊंगा और वहां एक नजर डालूंगा। फिर मैं डू क्यूई महाद्वीप में घूमूंगा। परी डॉक्टर ने जोरदार मुस्कान के साथ कहा। चू यून साम्राज्य, जियाओ यान ने अपने दिल में फुसफुसाया और एक बार फिर फूट फूट कर हंसा। हालांकि वो कभी उस साम्राज्य में नहीं गया था, लेकिन उसने चू यून साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी सुनी थी। उस साम्राज्य के भीतर जहर के उस्तादों की संख्या किसी भी अन्य साम्राज्य से ज्यादा थी। मैं प्रशिक्षण के लिए टैगर रेगिस्तान जाऊंगा। वो स्थान जिया मां साम्राज्य की सीमा के पूर्व में है, जबकि चू यून साम्राज्य जिया मां साम्राज्य के पश्चिम में स्थित है। इसलिए कल जाने के बाद हमें अलग होना पड़ेगा। जियाओ यान ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा और सितारों को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। ओह! परी डॉक्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जाहिर तौर पर उदास। उसने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी। कल अलग होने के बाद मुझे नहीं पता कि हम एक दूसरे को फिर कब देख पाएंगे। शायद भविष्य में मैं कभी वापस ना आ पाऊं। लेकिन यह निश्चित नहीं है। अगर मैं उस स्थिति तक पहुंचने में कामयाब रही जहां हर कोई मुझसे नाराज और डरा हुआ है, मैं इस छोटी सी घाटी में वापस आऊंगी और इस दुखद जहरीले शरीर के अंत की प्रतीक्षा करूंगी। परी डॉक्टर के कुछ हद तक निराश चिकने चेहरे का सामना करते हुए जियाओ यान ने अपना मुंह थोड़ा खोला, कुछ कहना चाहा, हालांकि कोई शब्द नहीं निकला। आखिरकार याओ लाओ के अनुसार उस समय जिस महिला के पास
दुखद जहर शरीर था। उसने ऐसे चौंकाने वाले और विनाशकारी काम किए थे। काफी देर तक चुप रहने के बाद जियाओ यान केवल उसके कंधों को हल्के से थपथपा सकता था और उसे ये कहकर सांत्वना दे सकता था कि ऐसा नहीं होगा। एक परिपक्व दुखद जहर शरीर वास्तव में डरावना है, लेकिन जब तक आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं और गुस्से के एक पल में सैकड़ों हजारों लोगों को नहीं मार सकते, तब तक कोई भी व्यक्ति मूर्खता से आकर आपको उकसाने नहीं आएगा। परी डॉक्टर ने कड़वी हंसी हंसते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि वो चुप रही। उसने जियाओ यान को ये नहीं बताया कि एक बार दुखद जहर शरीर परिपक्व हो जाने पर शरीर में जमा हुआ जहर कभी कभी मालिक को पागल कर देगा। जब वो उस तरह की स्थिति में थी, तो परी डॉक्टर ने ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह कोई भयानक काम नहीं करेगी। धीरे से अपना सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर ने कुछ देर चुपचाप सोचा। फिर वो अचानक खड़ी हो गई और जियाओ यान की हैरान नजरों के नीचे पुआल के घर में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने सावधानी पूर्वक पैक किया हुआ एक पाउच और एक छोटी जेड बोतल निकाली। यहां जो चीज है उसे फॉलिंग सोल पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से जहर नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो मुझे 7 रंगों वाली जहर की किताब में मिला है, और यह सबसे उच्च श्रेणी का औषधीय पाउडर है जिसे मैं अभी बना सकता हूं। पाउच को हिलाते हुए परी डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, इस फॉलिंग सोल पाउडर से ऐसी गंध निकलती है जो आंखों को परेशान करती है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ खास चीजें भी डाली है। अगर भविष्य में आपको कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति मिले जिसे आप संभाल नहीं पाए, तो आप इसे दूसरे व्यक्ति पर फेंक सकते हैं। अगर वो अचानक पकड़ा जाता है, भले ही दूसरा व्यक्ति दादूश ही क्यों न हो, तो इससे निकलने वाली तीखी गंध से वो अस्थायी रूप से अपनी आंखें बंद कर लेगा। इस दौरान भागने का मौका मिल जाएगा। उत्सुकता से पाउच प्राप्त करते हुए जियाओ यान ने उसे खोलने का इरादा किया था। तभी परी डॉक्टर ने उसे जल्दी से रोक दिया। साथ ही उसने जेड की बोतल उसके हाथ में थमा दी और गुस्से से कहा, यह जहर दुश्मन और इस्तेमाल करने वाले में फर्क नहीं करता। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो मेरे द्वारा बनाए गए मारक को खा लेना सबसे अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारी दृष्टि भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी, जिससे तुम कुछ समय के लिए अंधे हो जाओगे। शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींचते हुए जियो यान ने दोनों चीजों को सावधानी से रख लिया। भविष्य में उसे वास्तव में उनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जियो यान को चीजें सौंपने के बाद परी डॉक्टर ने एक और जेड की बोतल निकाली, उसे जियो यान की ओर फेंका और कहा, टैगर रेगिस्तान मेडुसा सांप लोगों का क्षेत्र है। वे सांप के जहर का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। ये एक मारक गोली है जिसे मैंने बनाया है। ये सांप के जहर का पूरी तरह से प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन ये कमजोर सांप लोगों के सांप के जहर को आसानी से दूर कर सकता है। जेड की बोतल को सहलाते हुए, जिसमें अभी भी थोड़ी गर्मी थी, जियो यान ने मंद मंद मुस्कुराया। हालांकि ये मारक गोली उसके जैसे कीमियागर के लिए वास्तव में उपयोगी नहीं थी। परी डॉक्टर के विचार ने उसे थोड़ा भावुक कर दिया। ठीक है, ये सभी चीजें मेरे पास है। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए मेरा शोषण करने की कोशिश मत करो। अपना हाथ लहराते हुए परी डॉक्टर ने शरारती ढंग से जियाओ यान से कहा। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंगूठी पर रगड़ा और उसकी हथेली में एक छोटी जेड बोतल दिखाई दी। जेड बोतल में 7 ऊर्जा रिकवरी गोलियां थी जो उसके प्रशिक्षण से बची हुई थी। अपने हाथ में जेड बोतल उठाते हुए जियाओ यान ने परी डॉक्टर को लहराया और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आपने किंगशान टाउन में एक असली औषधीय गोली नहीं देखी है ना? यह सुनकर परी डॉक्टर की चमकीली आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसने जियाओ यान के हाथ में जेड बोतल को गौर से देखा और चौंक कर पूछा, इसमें औषधीय गोलियां हैं? हाँ, ये अब आपकी है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और परी डॉक्टर की ओर फेंक दिया। डॉक्टर ने जल्दी
और सावधानी से उसे पकड़ लिया। थोड़ा और सावधान रहो, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो क्या होगा? छोटी जेड बोतल को पकड़ने के बाद परी डॉक्टर ने गुस्से में जियाओ यान को तिरस्कार भरी नजर से देखा, जिसके बाद उसने जल्दी से बोतल खोली और उसमें से कुछ गहरे हरे रंग की गोल और चिकनी गोली निकाली। उसे अपनी सुंदर नाक के नीचे रखकर सूंघने पर ताजा औषधीय सुगंध ने परी डॉक्टर को नशे में और उदास दोनों बना दिया। इस तरह की गंध कुछ ऐसी थी जिसका वो कई सालों से पीछा कर रही थी। दुर्भाग्य से वो केवल जहर की छायादार गंध को सूंघने में सक्षम थी। क्या ये एक औषधीय गोली है? वास्तव में औषधीय अवयवों को एक साथ मिलाने के लिए सामान्य लौ का उपयोग करके मैं जो दवा बनाती हूं, उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। गोल और चिकनी सतह के साथ साथ इसकी चमक को देखकर परी डॉक्टर ने आह भरी और असहाय होकर कहा, ठीक है, औषधीय गोली देकर मेरा इरादा आपको निराश करने का नहीं है। औषधीय गोली का नाम एनर्जी रिकवरी पिल है। यह आपके शरीर में खर्च हो चुके डू-क्यूई को तेजी से ठीक कर सकती है। एनर्जी रिकवरी पिल की मदद से दूसरों के साथ लड़ाई के दौरान आप काफी ताकत बचा सकते हैं। परी डॉक्टर के आत्मदयापूर्ण तरीके को देखकर जियाओ यान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप मु शे के साथ अपनी लड़ाई के दौरान इतने लंबे समय तक टिके रहे। ये इस खजाने की वजह से था। परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जेड की बोतल को बेबाकी से अपने पास रख लिया। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन इस मुद्दे पर बहस शुरू नहीं की। वो दरवाजे के सहारे झुक गया और चुपचाप अपना सिर उठाकर सितारों से भरे आसमान को देखने लगा। शांत वातावरण से संक्रमित होकर परी डॉक्टर भी शांत हो गई थी। उसने अपनी लंबी टांगों के चारों ओर हाथ लपेटा और उसकी चमकीली आंखें आसमान में सितारों के साथ चुपके से झपक रही थी। मनमोहक चांदनी के नीचे एक आदमी और एक औरत चुपचाप रात के आसमान को देख रहे थे, जब तक कि आसमान में चांद धीरे धीरे मंद नहीं हो गया। नींद में डूबा ये जोड़ा एक दूसरे से लिपट गया और दरवाजे की चौखट से टिक गया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब जियाओ यान धीरे धीरे अपनी नींद से जागा, तो उसने खुद को अनजाने में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। अपना सिर झुकाते हुए उसने उसे खाली कमरे में घुमाया। उसने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग से नींद को बाहर निकाला और छोटे से घर से बाहर निकलने से पहले उठकर बैठ गया। घर से बाहर निकलते ही जियाओ यान ने पाया कि ब्लू ईगल धीरे धीरे छोटी घाटी के आसमान में तैर रहा था। उसकी तेज और स्पष्ट चील की चीख लगातार गूंज रही थी, मानो ब्लू ईगल ये घोषणा कर रहा हो कि वो आज इस जगह से जा रहा है। क्या तुम जाग रहे हो? जैसे ही जियाओ यान उम्मीद से इधर उधर देखने वाला था, अचानक उसके बाईं ओर से एक स्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी। अपना सिर घुमाते हुए जियाओ यान ने परी डॉक्टर को देखा, जो औषधीय सामग्रियों से भरी एक पूरी टोकरी लिए हुए थी और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने वुडटैन शहर से प्राप्त एक स्टोरेज रिंग निकाली। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, परी डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसे उसके हाथ में रख दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, इसे विदाई का तोहफा समझो। इसके साथ तुम्हें अपनी औषधीय सामग्री को स्टोर करने में सुविधा होगी। अपने हाथ पर स्टोरेज रिंग से खेलते हुए परी डॉक्टर मुस्कुराई। हालांकि वो जानती थी कि ये चीज थोड़ी महंगी है, लेकिन उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। उसने औषधीय सामग्री को एक एक करके स्टोरेज रिंग में रखा और फिर 7 रंगों वाली जर की किताब और दूसरी चीजें उसमें रखी। अपना सिर उठाते हुए उसने जियाओ यान से धीमी कोमल आवाज में कहा, क्या तुम कुछ औषधीय सामग्री तैयार नहीं करने जा रही हो? यहां से जाने के बाद ऐसी अच्छी जगह मिलना मुश्किल होने वाला है। हां, मैंने 2 दिन पहले ही अपनी जरूरत की चीजें तैयार कर ली थी। जियाओ यान ने गर्व से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। परी डॉक्टर की सुंदर आंखें जियाओ यान की शानदार मुस्कान को घूर रही थी और उसने अपनी नाक ऊपर उठाई।
एक आह भरते हुए उसने बांस की सीटी को अपने छोटे से नम लाल मुंह के पास रखा और धीरे से फूका, जिससे एक हल्की आवाज निकली जो आसमान तक पहुंची। यह आवाज सुनकर आसमान में नीला चील तुरंत नीचे की ओर चक्कर लगाने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे पौधों पर इतना दबाव पड़ा कि वे जमीन पर रेंगने को मजबूर हो गए। चलो चलते हैं, ये आखिरी बार है जब हम साथ में सवारी करेंगे, परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कदम आगे बढ़कर अपने कोमल सुंदर शरीर को जियाओ यान पर रख दिया। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी बेहद कमजोर दिखने वाली विलो कमर को पकड़ लिया। उसने जमीन से धक्का दिया, उनके शरीर को जमीन से ऊपर उठाया और आखिरकार मजबूती और स्थिरता से ब्लू ईगल की पीठ पर उतरा। चील की पीठ पर खड़े होकर जियाओ यान ने घाटी में सिकुड़ते हुए पुआल के घर को देखा और धीरे से आह भरी। उसने बुदबुदाया, अलविदा। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की पूर्वी सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला पर एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और आसमान में चक्कर लगाते हुए ब्लू ईगल को देखा। उसने ईगल की पीठ पर खड़ी सफेद पोशाक वाली महिला को हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, परी डॉक्टर, हम यही अलग हो जाएंगे। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। ख्याल रखना, जियाओ यान। परी डॉक्टर ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए पहाड़ पर मौजूद युवक को देखा। मुस्कान में कुछ दुख था, लेकिन हाथ हिलाने के बाद वो रुकी नहीं। उसने ब्लू ईगल को निर्देशित किया और एक स्पष्ट ईगल चीक के बीच पश्चिमी आकाश की ओर उड़ने से पहले अपने शरीर को समायोजित किया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जियाओ यान की नजर उस धुंधली नीली छाया को तब तक दूर भेजती रही जब तक कि वो क्षितिज में गायब नहीं हो गई, जिसके बाद उसने धीरे धीरे सांस ली। इस जुदाई के बाद यह बताना मुश्किल था कि उन्हें एक दूसरे को फिर से देखने से पहले कितना इंतजार करना होगा। इसके अलावा जब वे फिर से एक दूसरे से मिले तो शायद उनके बीच सब कुछ बहुत बदल गया था। जियाओ यान का चेहरा थोड़ा अकेला था। हालांकि एक पल बाद जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को त्याग दिया। जियाओ यान बहुत देर तक चोटी पर खड़ा रहा, अपनी भावनाओं के शांत होने का इंतजार करते हुए। फिर वो मुड़ा और अपनी पीठ पर बड़े भारी जुआन शासक के साथ पहाड़ के तल की ओर चला गया। जियाओ यान जिस जगह पर था वो किंगशान टाउन की सीमा के भीतर नहीं था। आखिरकार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के पास ये छोटे शहर दुर्लभ नहीं थे। जियाओ यान के सबसे नजदीक जो शहर था वो जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत में स्थित एक विशाल शहर था। इसका आकार वो टैन शहर की तुलना में बहुत अधिक राजसी था। अगर इसकी सैन्य ताकत की बात की जाए तो ये शहर जियामा साम्राज्य के सभी बड़े शहरों की तुलना में सबसे मजबूत था। जियाओ यान ने पहले ब्लैक रॉक सिटी जाने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल ऐसे बड़े आकार के शहरों को ही साम्राज्य द्वारा आम लोगों के इस्तेमाल के लिए फ्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट आवंटित किया जाता था। आखिरकार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज और पूर्वी सीमा बहुत दूर थी। अगर जियाओ यान पैदल चलकर जाता तो उसे कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते थे। हालांकि जियाओ यान के पास इस समय बर्बाद करने के लिए नहीं था, इसलिए उसे साम्राज्य की सीमा की ओर उड़ान भरने वाले परिवहन बेड़े में से एक को लेने के लिए ब्लैक रॉक सिटी जाना चाहिए। बेशक जियाओ यान वहां उड़ान भरने के लिए सीधे पर्पल क्लाउड विंग्स का उपयोग भी कर सकता था। हालांकि हाल ही में डूश स्तर पर पदोन्नति के बाद भी उसके लिए जियामा साम्राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से से गुजरना थोड़ा असंभव था। इसके अलावा अगर वो उड़ान भरने के लिए पर्पल क्लाउड विंग्स का उपयोग करता तो लोगों द्वारा उसे देखा जाना बहुत आसान होता। जियामा साम्राज्य इतना विशाल था, इसके भीतर कई शक्तिशाली लोग छिपे हुए थे। वो खुद को अनावश्यक परेशानी में नहीं डालना चाहता था। परेशानी से बचने का कारण यह था कि इसमें बहुत समय लगता था।
जैसा कि उसने पहले कहा था, जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो था समय। चोटी से उतरने के बाद जियाओ यान एक छोटे से शहर में पहुंचा। उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर सबसे तेज गाड़ी किराए पर ली और सबसे तेज गति से बिना रुके ब्लैक रॉक सिटी की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि ये शहर ब्लैक रॉक सिटी के सबसे नजदीक था, लेकिन जियाओ यान को शहर की विशाल रूपरेखा को देखने में घोड़ा गाड़ी को दोपहर का अधिकांश समय लग गया। घोड़े की गाड़ी पर खड़े होकर जियाओ यान ने उस विशाल शहर को देखा जो डूबते सूरज के नीचे एक मंद लाल रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, और एक हल्की आह भरी। जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी करीब आती गई, जियाओ यान को एहसास हुआ कि विशाल शहर की दीवारें वास्तव में बड़े करीने से व्यवस्थित ब्लैक रॉक के कई ब्लॉकों से बनी थी। घोड़ा गाड़ी के पुराने चालक के अनुसार शहर की दीवारें दोडू वांग की संयुक्त ताकत के एक धमाकेदार हमले को बिना हिलाए झेल गई थी। इससे यह समझा जा सकता है कि दीवारों की सुरक्षा कितनी मजबूत थी। शहर के द्वार पर घोड़ा गाड़ी के लिए करों का भुगतान करने के बाद इसे सफलतापूर्वक अंदर जाने दिया गया। घोड़ा गाड़ी शहर की दीवार के माध्यम से एक अंधेरी सुरंग से गुजरी। एक क्षण बाद जियाओ यान की दृष्टि खुली और स्पष्ट थी, जबकि लोगों की आवाजें जियाओ यान के कानों में चारों तरफ से आ रही थी। तैयार न होने के कारण जियाओ यान का सिर थोड़ा फूल गया। बूढ़े आदमी की मुस्कुराती निगाहों के नीचे गाड़ी से बाहर निकलते समय जियाओ यान का सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था। उसने किराया चुकाया और घोड़ा गाड़ी को इधर उधर बिखरते हुए देखा। एक सड़क पर खड़े होकर जियाओ यान ने भीड़ की भीड़ को देखा। घाटी की शांति के आदी होने के कारण जियाओ यान को अचानक पता चला कि उसे नहीं पता कि क्या करना है। सबसे पहले रात के लिए एक जगह ढूंढो। मुझे यकीन नहीं है कि इस ब्लैक रॉक सिटी में कोई अल्केमिस्ट एसोसिएशन है या नहीं। अगर है तो सबसे अच्छा होगा कि तुम जाकर टेस्ट दो और देखो कि तुम टियर 2 ग्रेड हासिल कर सकते हो या नहीं। याओ लाओ की आवाज अचानक जियाओ यान के दिल में गूंज उठी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाओ? जियाओ यान ने स्तब्ध स्वर में पूछा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान उजागर करूंगा? यह सुनकर याओ लाओ थोड़ा अवाक रह गया। काफी देर बाद उसने इस तरह से कहा कि उसे नहीं पता था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान छिपाओ, है ना? तुम ही हो जो छिपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम कम प्रोफाइल रखना पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कीमियागर की सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि वे औषधीय गोलियां बना सकते हैं, बल्कि यह है कि उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वे इसे बनाते हैं। आखिरकार कई मजबूत लोग हैं जिन्हें औषधीय गोलियों की जरूरत है। जब उन्हें इन गोलियों की जरूरत होती है तो उन्हें मदद के लिए एक कीमियागर की जरूरत होती है। एक बार जब मजबूत लोग कीमियागरों का एहसान मान लेते हैं, तो क्या ये मजबूत लोग भविष्य में कीमियागरों के सामने आने वाली किसी मुसीबत में सबसे अच्छे योद्धा नहीं होंगे? उस समय एक समय था जब कोई मुझसे बदला लेने आया था। दूसरी तरफ एक डूझोंग, 3 डू हुआंग और 5 डू वांग थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, और अचानक इस बिंदु पर रुक गए। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कट जाने के बाद जियाओ यान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था और पूछ सकता था, आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने आध्यात्मिक संचार का उपयोग किया। यह कुछ ऐसा है जो आपको भविष्य में पता चलेगा। इसके बाद क्या हुआ? 3 डूझोंग, 8 डू हुआंग, 12 डू वांग और 18 डूलिंग और अन्य जिन्हें मैं याद नहीं कर सकता आए। मेरा मानना है कि परिणाम आपको कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए। याओ लाओ, जो मुस्कुराहट से भरे हुए थे, ने उत्तर दिया। जियाओ यान के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और ठंडी हवा में सांस ली। 3 डूझोंग, 8 डू हुआंग, 12 डू वांग। इस तरह की भयावह लाइनअप को
एक पूरे साम्राज्य को नष्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कीमियागरों के पास वाकई इतनी बड़ी शक्ति होती है? तो अगर आप कभी कभार अपनी पहचान कीमियागर के तौर पर बताते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तर्क है। कल मैं कीमियागर एसोसिएशन में ये परखने जाऊंगा कि क्या मुझे टियर 2 कीमियागर के तौर पर पदोन्नत किया जा सकता है। जियाओ यान अभी भी थोड़ा चकित था और उसने अपना सिर खुजलाया। हालांकि उसने जल्द ही अपना सिर हिलाया और इसे स्वीकार कर लिया। जियाओ यान एहसानों की भीख मांगने वाला नहीं था, इसलिए अगर उसे किसी मजबूत व्यक्ति से एहसान लेने का मौका मिलता तो वो स्वाभाविक रूप से इस मौके को लपक लेता। अगर ऐसा कोई मौका नहीं होता तो ये चिंता की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो यहां नीलामी घर पर जाकर देखें। अगर वहां रैंक 3 मॉन्स्टर कोर है तो उसे खरीदने की पूरी कोशिश करें। याओ लाओ ने एक बार फिर अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि हमें किसी भी तरह की स्वर्गीय लॉ नहीं मिली है, फिर भी हमें तैयारी के सभी चरण पूरे करने चाहिए। अन्यथा यदि आपको सौभाग्य से एक मिल भी जाए तो आपको इसे खाने का अत्यंत दुर्लभ अवसर छोड़ना पड़ सकता है। तीसरी रैंक का मॉन्स्टर कोर ब्लड लोटस पिल को परिष्कृत करने के लिए यही अंतिम घटक है ना? जियाओ यान ने पूछा जब वो धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। उसकी नजर बेतरतीब ढंग से आसपास की दुकानों पर घूम रही थी। हाँ, यदि आप स्वर्गीय ज्वाला को निगलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 अपरिहार्य चीजों की मदद की आवश्यकता होगी। ब्लड लोटस पिल उनमें से एक है। ब्लड लोटस पिल एक आवश्यक चीज है जो आपको स्वर्गीय ज्वाला के निकट संपर्क में आने की अनुमति देती है। इसकी सुरक्षा के बिना एक डू हुआंग भी स्वर्गीय ज्वाला के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं करेगा। आप जैसे छोटे डूशी की तो बात ही छोड़िए। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन। अगर ब्लड लोटस पिल आपके शरीर के बाहरी हिस्से की रक्षा करने के लिए है तो ये आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन आपके शरीर के अंदर की रक्षा करने के लिए है। जब आप इसे परिष्कृत कर रहे होते हैं तो ये आपको स्वर्गीय ज्वाला के विनाशकारी तापमान से बचा सकता है, जिससे आप तब तक जलते नहीं हैं जब तक कि कुछ भी न बचे। आखिरी वस्तु को स्वीकृति आत्मा के रूप में जाना जाता है। ये चीज आपके शरीर में एक विशेष स्थान बना सकती है जिसका उपयोग स्वर्गीय ज्वाला को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आखिरकार अगर आपने ज्वाला को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया है तो स्वर्गीय ज्वाला की विनाशकारी क्षमता इस तरह के शून्य स्थान को छोड़कर आपके भंवर और शरीर सहित सब कुछ भस्म कर देगी। हालांकि स्वीकृति आत्मा बहुत दुर्लभ है। मैंने सुना है कि इसका स्टोरेज रिंग से भी कुछ संबंध है। स्वीकृति आत्मा केवल उच्चतम ग्रेड स्टोरेज स्टोन के केंद्र में पाई जा सकती है जो स्टोरेज रिंग बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम ग्रेड स्टोरेज स्टोन उच्च ग्रेड स्टोरेज रिंग को गलाने में आवश्यक कच्चा माल है, इसलिए इसकी दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है। उच्च श्रेणी के स्वीकृति पत्थर में स्वीकृति आत्मा की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं होती। अब आपको स्वीकृति आत्मा की दुर्लभता की सीमा का पता चल जाना चाहिए। जियाओ यान ने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा बेजान था। काफी देर बाद वो जोर से हंसा और अपना सिर हिलाया। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन और एक्सेप्टेंस सोल 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं इसे कहाँ ढूंढूं? एक्सेप्टेंस सोल के बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय जब मैं स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहा था तो संयोग से मैंने थोड़ी ज्यादा तैयारी कर ली थी, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन और रैंक 3 मॉन्स्टर कोर की कमी है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन मुझे कहां मिल सकता है? जियाओ यान ने हंसते हुए पूछा। बेहद ठंडी जगह या बेहद गर्म जगह? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या यह बेहद गर्म जगह पर भी मौजूद है? जब इसे चरम पर पहुंचाया जाता है तो चीजें उलट जाती हैं। जियाओ यान ने अपनी आंखें झपकाई और हैरान आवाज में पूछा। यह बिल्कुल यही सिद्धांत है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, अगर तुम भाग्यशाली हो
तो तुम इसे किसी और के हाथों या नीलामी घर से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि संभावनाएं इतनी अधिक नहीं हैं। आखिरकार जब तक किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वे जानते होंगे कि वह चीज अत्यंत दुर्लभ है। आमतौर पर वे इसे आसानी से नहीं निकालेंगे। अगर हम ये सब तैयार करने में विफल हो जाते हैं, लेकिन हमें सौभाग्य से स्वर्गीय ज्वाला मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे? जियाओ यान ने आंखें घुमाते हुए पूछा। तो हम भागते हैं, मौका छोड़ दो, चाहे इसे पाना कितना भी मुश्किल क्यों न हो। इन 3 आवश्यक चीजों के बिना अगर तुम स्वर्गीय ज्वाला को छूते हो तो तुम मर जाओगे। याओ लाओ ने अपनी आवाज में जरा सी भी हिचकिचाहट के बिना विनम्रता से कहा। क्या कोई विकल्प नहीं है? जियाओ यान ने असंतुष्ट स्वर में पूछा। हाँ है। हालांकि अनगिनत प्रयोगों के बाद स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करते समय मैंने इन 3 चीजों को सबसे उपयुक्त सहायक वस्तुओं के रूप में चुना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप कहें कि आपके पास एक ऐसी तैयारी विधि है जो स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देगी, तो कई कीमियागर इसे प्राप्त करने के लिए एक चौंकाने वाली राशि खर्च करेंगे। याओ लाओ की आवाज में थोड़ा गर्व था। ऐसा लग रहा था कि इन 3 वस्तुओं को बनाने में उनकी ओर से वास्तव में बहुत प्रयास शामिल थे। सिर हिलाते हुए और कड़वी मुस्कान के साथ जियो यान के कदम एक विशाल और शानदार होटल के बाहर रुक गए। उसने आ भरी। ठीक है, मैं रैंक 3 मॉन्स्टर कोर और आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन को पाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं उन्हें हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इस बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। अब हमें रात को आराम करना चाहिए। कल कीमियागर एसोसिएशन का दौरा करने के बाद हमें नीलामी घर में जाकर रुकना चाहिए। उम्मीद है हम निराश नहीं होंगे। दूसरे दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर चमकी, जियाओ यान सराय से बाहर निकल गया। जाते समय उसने शहर में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के स्थान के बारे में पूछताछ की। सुबह सुबह सड़क पर चलते हुए जियाओ यान को वो आश्चर्य और प्रशंसा याद आई जो सराय के मालिक के चेहरे पर तब दिखी जब जियाओ यान अल्केमिस्ट एसोसिएशन के स्थान के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसे ये बात मन ही मन मजेदार लगी और उसने चुपचाप आह भरी। ऐसा लग रहा था कि अल्केमिस्ट की महान पहचान कुछ ऐसी थी जो डू क्यूई महाद्वीप के हर व्यक्ति के दिल में बसी हुई थी। अन्यथा ये लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बारे में बात करते समय श्रद्धा की अभिव्यक्ति नहीं दिखाते। ब्लैक रॉक सिटी वास्तव में जियामा साम्राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में अपने नाम के अनुरूप है। हालांकि सुबह का समय बहुत जल्दी था, लेकिन सड़कें पहले से ही हलचल भरी थी, आवाजों और लोगों से भरी हुई। इसके अलावा कभी कभार कोई सैनिक अर्दली वहां से गुजरता भी था। सुबह की हवा में कवच की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो वे सुबह की घंटी हों। सराय के मालिक ने जो दिशा बताई थी उसका अनुसरण करते हुए जियाओ यान धीरे धीरे कुछ बहुत लंबी गलियों से गुजरा। वो काफी देर तक घूमता रहा, फिर आखिरकार उसने अपने कदमों को धीमा करके रोक लिया। अपना सिर उठाकर उसने उस भव्य इमारत को देखा जो उसकी आंखों के सामने दिखाई दी थी। ये इमारत अनोखे ढंग से डिजाइन की गई थी। बाहर से देखने पर यह एक औषधीय कड़ाही की तरह दिखाई देती थी, जबकि इमारत के चारों ओर की खिड़कियां औषधीय कड़ाही की आग के आउटलेट की तरह दिखाई देती थी। इमारत के ऊपर से एक बहुत बड़ा आवरण नीचे की ओर रेंगता हुआ उसके नीचे के सभी कमरों को ढक रहा था। जियाओ यान की नजर इमारत के बाहर एक हल्के बैंगनी रंग के चंदन के शिलालेख बोर्ड पर पड़ी। एक प्राचीन दिखने वाली लिपि में 2 शब्द लिखे थे जो इसकी टिमटिमाती हुई फीकी चमक में थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे। कीमियागर संघ। खुद से शब्दों को बुदबुदाते हुए जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और अपने चारों ओर एक नजर डाली। उसने महसूस किया कि इस अनोखी इमारत के पास से गुजरने वाले ज्यादातर लोग शिलालेख बोर्ड की ओर विस्मय से भरी नजर से देखते होंगे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जियाओ यान की ओर
आश्चर्य से देखा जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर मूर्खतापूर्ण तरीके से खड़ा था। आसपास की नजरों को अनदेखा करते हुए जियाओ यान ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कदम रखने से पहले अपनी पीठ पर भारी जुआन रूलर को धीरे से छुआ। जब वो इमारत में दाखिल हुआ तो दो पूरी तरह से हथियारबंद बड़े आदमी, जिन्होंने उसे कुछ समय पहले ही देख लिया था, ने उसे रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। थोड़ी अस्पष्ट आवाज में उनमें से एक ने पूछा, छोटे लड़के, ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन है, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अपने शिक्षक का कोई सिफारिश पत्र है? ओ, सिफारिश पत्र? ये सुनकर जियाओ यान का दिल धड़कने के लिए रुक गया। अपने मन में उसने धीरे से लेकिन संदेह से पूछा, शिक्षक, ये सिफारिश पत्र वास्तव में क्या है? मुझे भी यकीन नहीं है। डू क्यूई महाद्वीप के प्रत्येक देश का अपना अल्केमिस्ट एसोसिएशन है और उनके नियम भी अलग अलग हैं। अतीत में मैं शायद ही कभी जिया मा साम्राज्य में आया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है। रिंग के अंदर से याओ लाओ ने इसी तरह की स्तब्ध आवाज में कहा। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जैसे ही जियाओ यान इस बारे में चिंता कर रहा था कि क्या कहे, अचानक उसके पीछे से एक अच्छी महक वाली हवा बही। अपनी इंद्रियों से इस सुगंध के मालिक का एक तरफ हटने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान केवल अपने शरीर को हिलाकर रास्ता दे सकता था, जो प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। जियाओ यान के रास्ता देने के लगभग तुरंत बाद एक छोटी सी आकृति जल्दी से उस स्थान पर रुकी जहां वो बैठा था। बगल में खड़े जियाओ यान को अनदेखा करते हुए आकृति ने मुड़कर प्यार से पुकारा, शिक्षक, जल्दी करो। उफ, लड़की, तुम इतनी सुबह जल्दी क्यों आ रही हो? वो बूढ़ा फ्रैंक शायद अभी तक उठा भी नहीं होगा। पीछे से एक बूढ़ी आवाज असहाय होकर सुनाई दी, टीएल, हां, ये वास्तव में फ्रैंक फूलैंड के हैं। जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो धीरे धीरे आलसी कदमों से चल रहा था। उसकी नजर इधर उधर घूमती रही और आखिरकार बूढ़े आदमी की छाती पर लगे बैच पर पड़ी। प्राचीन दिखने वाले औषधीय कड़ाही पर 4 सावधानी से खींची गई चांदी के रंग की लहरें थी। चौथी श्रेणी की कीमियागर। अपने दिल में हैरानी भरी आवाज में बुदबुदाने के बाद जियाओ यान ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और बैंगनी रंग की पोशाक पहने लड़की को अपने करीब खड़ा देखा। लड़की की उम्र 20 के आसपास थी और उसका चेहरा बहुत ही नाजुक और सुंदर था, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसका फिगर थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से विकसित था। उसके शरीर पर उभार और गड्ढे सभी सही जगह पर थे। अपने बेहद परिपक्व नाजुक शरीर पर उसने बैंगनी रंग का टाइट कीमियागर परिधान पहना हुआ था। एक नजर में परिधान में एक बढ़िया स्वाद था। आखिरकार कीमियागर का परिधान ऐसी चीज नहीं थी जिसे लापरवाही से पहना जा सके। हालांकि उसने कीमियागर का परिधान पहना हुआ था, लेकिन लड़की के सीने पर कोई ऐसा बैज नहीं था जो उसकी कीमियागरी के स्तर को दर्शाता हो। लड़की के लंबे काले बाल बैंगनी रिबन से बंधे हुए थे और इतने लंबे थे कि वे उसके सुंदर नितंबों पर टिके हुए थे। जब वो हिलता था तो वो गोल और उभरे हुए सुंदर नितंबों पर हल्के से थपथपाता था। हल्की नरम आवाज बिल्ली के पंजे की तरह थी, जो लगातार उसके आसपास अनुचित नजरों वाले पुरुषों के दिलों को खरोंच रही थी। ऐसा लगता था कि जियाओ यान की नजर उसे देख रही थी। लड़की ने पलटकर जियाओ यान को उसके साधारण कपड़ों में देखा। उसकी भौहें अनायास ही आपस में चिपक गई। उसे तिरस्कार भरी नजर से देखने के बाद उसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले 2 बड़े आदमियों का सामना किया और सूंघते हुए कहा, एक तरफ हटो। क्या रास्ता रोकना मजेदार है? हाँ, लिन फेई जियाओजी को टियर 1 कीमियागर की परीक्षा देने के लिए यहां आना चाहिए, है ना? ग्रैंड मास्टर एओ टूओ ब्लैक रॉक सिटी के सबसे अच्छे कीमियागरों में से एक के रूप में
अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। सिर्फ 3 साल में वो उसे एक सच्चा कीमियागर बनने में सक्षम बनाता है। लड़की की आवाज असभ्य थी, लेकिन दोनों बड़े आदमियों ने जल्दी से माफी मांगने वाली मुस्कान दी। उन्होंने जल्दी से अपने शरीर को एक तरफ किया और एक रास्ता बनाया। आश्वस्त रहो कि एक बार मैं कीमियागर बन जाऊं तो तुम में से किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे ही महिला हंसी, उसकी नजर लापरवाही से साधारण कपड़े पहने जियाओ यान की ओर चली गई। हालांकि उसके शिक्षक और पिता ने उसे अक्सर सिखाया था कि किसी किताब को उसके रूपरंग से ना आंकना चाहिए, लेकिन जियाओ यान को ध्यान से देखने के बाद उसे उसमें कुछ खास नहीं लगा। अगर रूपरंग की बात करें तो ब्लैक रॉक सिटी में कई ऐसे लोग थे जो उससे ज्यादा सुंदर थे। भले ही जियाओ यान 7 सितारा डू जे से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसकी नजर में यह कुछ खास नहीं था। इस ब्लैक रॉक सिटी में एक डूशी को भी उसे देखते ही सम्मानपूर्वक लिन फेई जियाओजी कहना पड़ता। धीरे धीरे अपनी नजर हटाते हुए लिन फेई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आखिरकार अपना सारा ध्यान जियाओ यान से हटा लिया। इस पहली मुलाकात के दौरान उसके दिल में उसके प्रति कोई तिरस्कार नहीं था, लेकिन उसने उसे याद करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने उसे बस एक साधारण राहगीर की तरह माना। उफ, चलो लड़की, बेहतर होगा कि तुम आज मेरा अपमान न करो, वरना वो बूढ़ा फ्रैंक निश्चित रूप से मुझ पर हंसने का मौका नहीं छोड़ेगा। उस पल लड़की के पीछे बैठा बूढ़ा आदमी आलस से आया और उसे चिढ़ाने लगा। ग्रैंडमास्टर एओ तुओ, बूढ़े आदमी को देखकर 2 बड़े पहरेदारों ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक झुककर बूढ़े आदमी का अभिवादन किया। है, बूढ़ा आदमी, जिसे ग्रैंडमास्टर एओ तुओ के नाम से संबोधित किया जाता था, मुस्कुराया और दोनों को सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी नजर इधर उधर घुमाई। अचानक वो जियाओ यान पर रुका, जो इंतजार करते करते ऊब गया था। वो खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, किसी अज्ञात कारण से वो अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके सामने वाला युवक अलग था। जहां तक वास्तव में ये क्या था, वो इसे समझाने में असमर्थ था। आराम करो शिक्षक, क्या ये सिर्फ एक औषधीय गोली को परिष्कृत करना नहीं है जो आकार ले चुकी है? क्या आपको लगता है कि यह आपके शिष्य के लिए एक चुनौती होगी? लिन फेई ने प्यार से मुस्कुराते हुए ग्रैंडमास्टर एओ तुओ की बाह खींची, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह अभिनय करते हुए। टीएल, जो गोलियां आकार नहीं लेती उन्हें गोलियां नहीं माना जाता, और इसलिए जो उन्हें परिष्कृत करते हैं उन्हें चिकित्सक कहा जाता है। लिन फेई के सिर को लाड़ प्यार से थपथपाते हुए एओ तुओ ने लिन फेई को खींचने से पहले अपने बगल में बैठे जियाओ यान को एक दयालु मुस्कान दी और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदरूनी हिस्से में चले गए। शिक्षक, आप उस व्यक्ति के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? यह सामान्य शैली नहीं है। एसोसिएशन में जाने के बाद लिन फेई ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। हाँ, मुझे किसी तरह लगता है कि उस आदमी में कुछ अलग है, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। एओ तुओ ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से कहा। यह सुनकर लिन फी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और एओ तुओ का पीछा करते हुए तेजी से इमारत के अंदर की ओर चल पड़ी। छोटे लड़के, क्या तुम्हें अपने शिक्षक का अनुशंसा पत्र मिल गया है? एओ तुओ को अपनी नजर से दूर भेजने के बाद बड़े गार्डों में से एक ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जियाओ यान से पूछा। हालांकि उसके चेहरे पर संदेह था, जो उसके विचारों को झुठला रहा था कि जियाओ यान इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। स्वाभाविक रूप से सच्चाई वैसी ही थी जैसा उसने संदेह किया था। मुझे खेद है, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया और फिर अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, अभी अभी वो छोटी लड़की तुम्हें जांचने के लिए कोई अनुशंसा पत्र नहीं दे रही थी। लिन फी जियाओजी के शिक्षक टियर 4 कीमियागर ग्रैंड मास्टर एओ तुओ है। मुझे मत बताओ कि तुमने इस नाम के बारे में नहीं सुना है। जियाओ यान का सवाल सुनकर बड़े आदमी ने जियाओ यान पर जो नजर डाली
वो मूर्खों के लिए आरक्षित थी। असहाय होकर आह भरते हुए जियाओ यान ने अचानक धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जियाओ यान की हरकत देखकर दोनों बड़े आदमियों के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से हथियार निकाला और चिल्लाए। उन दोनों को अनदेखा करते हुए जियाओ यान की नजर अपनी हथेली पर केंद्रित थी। एक पल बाद अचानक उसकी हथेली से एक तेज बैंगनी रंग की लौ उठी। बैंगनी लौ के उच्च तापमान के कारण दोनों पुरुषों के हाव भाव में काफी बदलाव आया। असली एग्लोमरेटेड फायर, टीयर फॉर अल्केमिस्ट। अविश्वसनीय रूप से उन दोनों के मुंह से चौंकने वाली आवाजें निकली। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की लगातार रखवाली करने के अपने अनुभव के साथ वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक असली एग्लोमरेटेड फायर ऐसी चीज है जिसे बनाने के लिए टीयर फॉर अल्केमिस्ट होने की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर असली आग को बुलाने वाला कोई बहुत बूढ़ा आदमी होता तो भी वे कुछ हद तक शांत होते, सिवाय इसके कि उनके सामने वाला व्यक्ति जाहिर तौर पर एक युवा था जिसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई थी। क्षमा करें, लेकिन मैं टीयर फॉर अल्केमिस्ट नहीं हूं। किसी कारण से, हालांकि मैं इसे बुलाने में सक्षम हूं, बस इतना ही। जियाओ यान की नजर इधर उधर घूमी और उसे एहसास हुआ कि वहां बहुत से लोग थे जो दो गार्ड की चीख से आकर्षित हुए थे। उनमें से कुछ जिनकी आंखें तेज थी। उन्होंने जियाओ यान के हाथ पर बैंगनी लौ को स्पष्ट रूप से देखा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर कुछ लोग इतने हैरान थे कि उनकी ठंडी हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये दृश्य देखकर जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो केवल अपना हाथ हिला सकता था और जल्दी से बैंगनी लौ को बुझा सकता था, क्योंकि उसने दो गार्डों का सामना किया और पूछा, अब क्या मैं अंदर जा सकता हूं? हां, बिल्कुल। छोटा भी। ओह सर, कृपया अंदर आए। एक नजर का आदान प्रदान करने के बाद दोनों गार्डों ने जल्दी से अपने शरीर को झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा। यह देखकर कि उसे इमारत में प्रवेश करने के लिए इतना परेशान करने वाला तरीका अपनाना पड़ा, जियाओ यान अपने दिल में केवल कड़वाहट से हंस सकता था। कम प्रोफाइल रखने की उसकी प्रवृत्ति उसे वापस काटने के लिए आ रही थी। न केवल उसके पास अल्केमिस्ट बैज नहीं था, बल्कि उसके पास रैंक एसोसिएशन से रैंक बैज भी नहीं था। टीएल, डू झे डू शी और अन्य रैंकों के लिए आ भरते हुए जियाओ यान ने अपनी आस्तीन को अपनी उंगली से हिलाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस इमारत में प्रवेश किया जिसमें उन लोगों का निवास था जो इस ब्लैक रॉक सिटी में रहने वाले सभी लोगों में सबसे ऊंचे दर्जे के थे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में प्रवेश करते ही एक हल्की औषधीय खुशबू फैल गई, जिससे लोगों को एक ताजगी का एहसास हुआ। हॉल के अंदर बहुत से लोग नहीं थे, केवल कुछ लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कदमों की आवाज सुनी है। उनमें से कुछ ने अपना सिर उठाया और अपनी निगाहें उस युवक की ओर घुमाई जो अपनी पीठ पर एक बड़ा काला रूलर लिए हुए था, जो उसे लगभग जमीन पर घसीटता हुआ ले जा रहा था। उनकी आंखों में भ्रम की झलक के बाद वे एक बार फिर अपने काम में लग गए। उन्हें नहीं लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कोई गड़बड़ी पैदा कर सके। कुछ हद तक सुनसान बड़े हॉल में खड़े होकर जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो अल्केमिस्ट टीयर बैज प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को खोजने ही वाला था कि एक हल्के हरे रंग की पोशाक में एक युवती जल्दी से एक काउंटर के पीछे से आई और तेजी से जियाओ यान की ओर बढ़ी। ये, मिस्टर, आपका अपरिचित चेहरा देखकर यह आपका हमारे ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहली बार आना होना चाहिए, है ना? वो जल्दी से मुस्कुराते हुए जियाओ यान के सामने चली गई। हरे रंग की पोशाक वाली महिला की आंखों ने जियाओ यान को पूरी तरह से स्कैन किया और फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ। जियाओ यान ने हरे रंग की महिला को देखा। उसकी खूबसूरत चमकदार आंखें और सफेद दांत बहुत प्यारे थे। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये वास्तव में मेरा पहला मौका है। मुझे उम्मीद है कि मुझे अल्केमिस्ट ईयर बैज मिलेगा। ओ, आप भी एक अल्केमिस्ट हैं? जियाओ यान के शब्दों को सुनकर हरे रंग की पोशाक वाली महिला स्पष्ट रूप से चौंक गई। उसकी खूबसूरत आंखें जियाओ यान पर घूम गई और वो स्तब्ध स्वर में बोली, हाँ, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि वहां क्या प्रक्रियाएं हैं? महिला की आंखों में आश्चर्य को दिल पर लिए बिना जियाओ यान ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। कृपया इस तरफ। जियाओ यान को स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए देखकर हरे रंग की पोशाक वाली महिला थोड़ी परेशान दिखी। उसका सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से अधिक सम्मानजनक था, क्योंकि वो कुछ कदम पीछे हट गई और जियाओ यान को देखकर मुस्कुराते हुए एक काउंटर के सामने आ गई। काउंटर से हरे रंग की पोशाक पहने महिला ने बकरी की खाल से बना एक पीला पीला पुराना दिखने वाला चर्मपत्र निकाला। फिर उसके हाथ ने सुरुचिपूर्ण ढंग से एक पेन ब्रश पकड़ा और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने जियाओ यान को पूरी मुस्कान दी। सर, कृपया मुझे अपना नाम, उम्र और शिक्षक का नाम बताएं। मुझे आपके लिए पंजीकरण करना है। जियाओ यान, 19, शिक्षक, याओलाओ। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब देने से पहले कुछ देर चुपचाप सोचा। मिस्टर वाकई युवा और होनहार है। जब उसने जियाओ यान की उम्र सुनी तो याहान अपने दिल में सदमे के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे खुश करते हुए मुस्कुराया। जैसे ही उसने अपने हाथों में पेन ब्रश थामा, उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने शर्मिंदगी से कहा, सर, आपके शिक्षक का नाम हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के रिकॉर्ड में नहीं दिखता है। उन्हें एकांत में रहना पसंद है, इसलिए वे कभी पंजीकरण कराने नहीं आए। क्यों? क्या मुझे बैज पाने के लिए उनके रिकॉर्ड में होने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो चलो इसे भूल जाते हैं। जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। वो मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। उसे ये अप्रत्याशित नहीं लगा कि ये प्रक्रिया इतनी परेशानी भरी थी। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। ये देखकर कि जियाओ यान जाने वाला था, याहान ने जल्दी से कहा, हालांकि आपके शिक्षक का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। अगर आप परीक्षा पास करने में सफल हो जाते हैं तो आप अभी भी एक टियर बैच प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर जियाओ यान ने आखिरकार अपने कदम रोक दिए और अपने दिल में राहत की सांस ली। वो मुड़ा और याहान की ओर मुस्कुराया। जल्दी से मेज पर रखी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद याहान ने जियाओ यान का पंजीकरण फॉर्म अपने हाथ में लिया और अपने दूसरे हाथ से इशारा करते हुए कहा, सर, कृपया मेरे पीछे आइए। अगर आप एक टियर के लिए परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप उस टियर के लिए सफलतापूर्वक बैच प्राप्त कर पाएंगे। आपको पहले टियर के कीमियागर के लिए परीक्षा देने के लिए यहां होना चाहिए, है ना? याहान के नाजुक हाथ ने जियाओ यान द्वारा दी गई जानकारी को पलट दिया, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए बेतरतीब ढंग से पूछा था। नहीं, टियर 2। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया। याहान के कदम अचानक रुक गए, जिससे जियाओ यान लगभग उसके शरीर से टकरा गया, जो अचानक रुक गया था। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि वो समय रहते रुक गया। तुरंत उसने अपने सामने याहान की कोमल और सुंदर आकृति को संदेह से देखा। तुमने कहा तुम यहां टियर 2 कीमियागर की परीक्षा देने आए हो? अपना सिर घुमाते हुए याहान ने अपना छोटा, नम, लाल मुंह चौड़ा किया। उसने आश्चर्य से जियाओ यान को देखा। 19 साल की उम्र में वो टियर 2 कीमियागर की परीक्षा देना चाहता है। जियामा साम्राज्य के कीमियागर संघ में ये पहली बार था। हां, क्या कोई समस्या है? जियाओ यान ने सिर हिलाया और हल्के से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। होश में आते हुए याहान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने जियाओ यान को जो सम्मानपूर्वक नजर से देखा, वो और भी बढ़ गया जब उसने धीरे से कहा, मिस्टर जियाओ यान, बस मुझे जियाओ यान कहो। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए बीच में ही सिर हिलाया। हाँ,
ठीक है। कुछ समय तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन में काम करने और कई बड़े लोगों से मिलने के बाद याहान अतिरिक्त शिष्टाचार का उपयोग करने वालों में से नहीं थी। इसलिए जियाओ यान की बातें सुनकर उसने भी एक संबोधन का मुंह बंद कर लिया। एक मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या आपको पहले कभी अल्केमिस्ट बैज नहीं मिला है? हाँ, चूंकि ये ऐसा है, इसलिए आपको पहले टियर 1 अल्केमिस्ट के लिए परीक्षा देनी होगी। केवल तभी जब आप सफलतापूर्वक पदोन्नत हो जाते हैं, तो आप टियर 2 अल्केमिस्ट के लिए परीक्षा देना जारी रख सकते हैं। याहान ने मुस्कुराते हुए जियाओ यान को परीक्षा की प्रक्रिया समझाई। ओह, तो मैं उन्हें एक एक करके दूंगी। स्पष्टीकरण सुनकर जियाओ यान थोड़ा चौंका, फिर उसने असहाय होकर सिर हिलाया। मुस्कुराती हुई याफी धीरे धीरे धीमी हो गई। एक पल बाद वो एक बड़े दरवाजे के सामने रुक गई। बाहर 4 बड़े और भयंकर आदमी थे जो पूरी तरह से सशस्त्र थे और उसकी रखवाली कर रहे थे। जब जियाओ यान की नजर 4 मजबूत आदमियों की छाती पर पड़ी, तो उसके दिल में एक हल्का सा खौफ सा महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि ये चारों आदमी 9 सितारा डूजेस थे। इसके अलावा उनमें से एक की लंबी और स्थिर सांसों से यह स्पष्ट था कि वो लंबे समय से स्तर पर था। उसकी आंखों में कभी कभी दिखाई देने वाली चमक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही डूशी के ग्रेड में प्रवेश कर जाएगा। अंकल तेया, क्या अंदर परीक्षा शुरू हो गई है? याहान ने मुस्कुराते हुए सबसे मजबूत आदमी को अपने हाथ में जियाओ यान की जानकारी दी और पूछा। है, अभी नहीं, लेकिन ये जल्द ही शुरू हो जाएगी। क्या आप यहां कोई और नया व्यक्ति लाए हैं? लगता है वो काफी अच्छा है, जिसे ते या के नाम से संबोधित किया गया था। उसने जियाओ यान के शरीर पर अपनी नजर घुमाई और उसके दिल में एक आश्चर्य की लहर उठी। अपनी ताकत के साथ वो वास्तव में अपने सामने वाले युवक की असली ताकत को देखने में विफल रहा। ओह, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। पंजीकरण फॉर्म पर दी गई जानकारी और मुहर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद तेया ने आखिरकार एक काली बाजूबंद निकाली। बाजूबंद पर बड़े अक्षरों में 5 फीट लिखा हुआ था। ये आपका परीक्षण नंबर है, इसे मत खोना। बाजूबंद प्राप्त करने के बाद जियाओ यान ने उसे अपनी बाह पर लपेटा और ते या को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराया। जियाओ यान, आपको अकेले ही अंदर जाना होगा। नियमों के अनुसार हम लापरवाही से कमरे में नहीं जा सकते। ये देखकर कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई थी, याहान ने धीरे से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने बड़े दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने हाथों को एक साथ रखा। विशाल बड़ा हॉल इतनी चमकीली रोशनी में था कि ऐसा लग रहा था जैसे दिन का समय हो। हॉल में काफी लोग जमा थे और हॉल में कभी कभी कई फुसफुसाहटें और हंसी की आवाजें आती थी। जियाओ यान की नजर इन लोगों के सीने के क्षेत्र पर पड़ी और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उनमें से ज्यादातर सच्चे कीमियागर थे। भीड़ में जियाओ यान को 2 टियर 4 कीमियागर भी मिले थे। उनमें से एक ग्रैंड मास्टर एओ तुओ थे, जिन्हें जियाओ यान ने पहले देखा था। दूसरे भी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। आसपास के लोगों ने जिस तरह से उन्हें संबोधित किया, उसे सुनकर जियाओ यान को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा व्यक्ति ब्लैक रॉक सिटी कीमियागर एसोसिएशन का अध्यक्ष फू लैन के था। हॉल के बीच में 10 से ज्यादा पत्थर की मेजें थी, जो एक दूसरे से अलग अलग रखी हुई थी। पत्थर की मेजों पर दवा को परिष्कृत करने के कई अलग अलग उपकरण बड़े करीने से रखे हुए थे। इस समय लगभग 7 या 8 बेचैन युवा लोग इन पत्थर की मेजों पर थे। संयोग से लिन फेई नाम की लड़की भी उनमें से एक थी। फू लैन के जू मेई कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? परीक्षा शुरू होने वाली है। एओ तुओ ने अपनी आंखें मेज पर रखे घंटे की ओर घुमाई और फिर अपना सिर झुकाते हुए फू लैन के से पूछा, जो उसके बगल में किसी और से बात कर रही थी। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये जू मेई की पहली परीक्षा है। स्वाभाविक रूप से वो पूरी तरह से तैयार होना चाहती है।
अपना हाथ हिलाते हुए फू लैंडके ने बेसब्री से इंतजार कर रहे एओ तुओ को देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सुनकर एओ तुओ ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, अभी भी 10 मिनट है। अगर वो अभी भी यहां नहीं है तो आप उसके लिए परीक्षा शुरू करने में देरी नहीं कर सकते, भले ही आप चेयरमैन हो। मुस्कुराते हुए फू लैंडके ने अपना सिर घुमाया और बड़े हॉल में अपनी नजर घुमाई। अंत में वो रुक गया और उस युवक को घूरने लगा जो अनजाने में आ गया था। अपनी बाह पर आर्मबैंड को देखने के बाद फू लैंडके ने अनजाने में हैरान आवाज में पूछा, बच्चे, क्या तुम भी कीमियागर की परीक्षा देने आए हो? पहली बार एक ही पेशे में इतने सारे लोगों को देखकर जियाओ यान थोड़ा उत्साहित हुआ। जब उसने फू लैंडके का सवाल सुना तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जब उसने जियाओ यान को अपना सिर हिलाते देखा तो फू लैंडके की आंखें और भी अधिक विस्मय से भर गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी उम्र कितनी है? 19। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च पद पर था, क्या सोच रहा था। जियो यान केवल ईमानदारी से उत्तर दे सका। ओ! जियो यान का उत्तर सुनकर न केवल फू लैंडके ने चौंक कर आवाज निकाली, बल्कि एओ तुओ ने भी अपनी नजरें घुमाई। जब उसने जियो यान को देखा तो वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। एक पल बाद वो हंसा। मैंने कहा कि मुझे पहले इस बच्चे से कुछ अलग महसूस हुआ था। तो तुम वास्तव में एक कीमियागर हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ? आमतौर पर मुझसे कमजोर किसी व्यक्ति के लिए अपनी पहचान छिपाना बहुत मुश्किल होना चाहिए। एओ तुओ के शब्दों को सुनकर जियो यान केवल एक ढीला चेहरा दिखा सका और न समझने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। याओ लाओ की सुरक्षा के साथ एक टियर 4 कीमियागर जियो यान की कीमिया क्षमताओं की वास्तविक सीमा का पता कैसे लगा सकता था? सौभाग्य से एओ तुओ ने मामले की तह तक जाने का प्रयास नहीं किया। जब उसने जियो यान के अज्ञानी तरीके को देखा तो उसने अपना सवाल करना बंद कर दिया। स्कत्स्का 19। बूढ़े एओ तुओ, इस युवक की उम्र हमारे दोनों शिष्यों से काफी कम है। फू लैंडके ने जीभ चटकाते हुए प्रशंसा की। आपको सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हालांकि ये शब्द मजाक लग सकते हैं, लेकिन 2 साल पहले जब लिन फेई 19 साल की थी तो क्या उसने आकर परीक्षा नहीं दी थी? एओ तुओ ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका जियाओ यान को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 19 साल की उम्र में कीमियागर बैच पाने का प्रयास कुछ ऐसा था जो ब्लैक रॉक सिटी के कीमियागर एसोसिएशन में कभी नहीं हुआ था। तुम्हारी वो लड़की यहां सिर्फ परेशानी खड़ी करने आई थी। उसने तब औषधीय भट्टी को लगभग विस्फोट कर दिया था। फू लैंडके ने मुस्कुराते हुए डांटते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने अभी अभी ये शब्द कहे थे, लेकिन वो ये भी समझता था कि 19 साल की उम्र में कीमियागर परीक्षा देना मुश्किल था। आखिरकार एक सच्चा कीमियागर बनने के लिए जन्मजात आध्यात्मिक बोध के अलावा एक सच्चा डूजे बनना भी जरूरी है। इसके अलावा डूजे बनने के बाद किसी शिक्षक के करीबी मार्गदर्शन में कीमिया की कला के बारे में सीखना शुरू करना चाहिए। इस कदम के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए। संक्षेप में, 19 साल के व्यक्ति को टियर 1 कीमियागर बनने के लिए 18 या 17 साल की उम्र में डूजे बनना चाहिए। इस तरह की भयानक प्रशिक्षण प्रतिभा की तुलना में असामान्य आध्यात्मिक बोध की तुलना में और भी दुर्लभ हो सकती है। इसलिए भले ही फू लैंडके के पास बहुत अनुभव था, लेकिन उसके लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि उसके सामने बैठा युवक सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर लेगा। कृपया ये मत सोचिए कि मुझे उस समय के बारे में नहीं पता है जब आपने जू मेई को निजी तौर पर कीमिया की परीक्षा दी थी, जिसमें उसने औषधीय कड़ाही को भी उड़ा दिया था। 2 बूढ़े लोगों को एक दूसरे के रहस्यों को उजागर करते हुए देखकर जियाओ यान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। वो पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक हल्की सी बर्फीली आवाज सुनाई दी। शिक्षक,
मुझे खेद है कि मैं देर से आया हूं। अचानक आई बर्फीली लेकिन प्यारी आवाज बर्फ के पहाड़ पर बर्फ के पत्थरों के एक दूसरे पर टकराने की स्पष्ट आवाज की तरह थी, जो एक बेहद मार्मिक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। कम से कम आवाज के बजने के बाद जियाओ यान ने पाया कि हॉल में मौजूद आधे से ज्यादा युवा पुरुषों ने अपनी थोड़ी गर्म निगाहें जियाओ यान के पीछे के क्षेत्र की ओर घुमाई। जियाओ यान ने अपने होठों को दबाया और धीरे धीरे उत्सुकता से मुड़कर देखा कि एक चांदी की पोशाक में एक महिला बड़े दरवाजे से सुरुचिपूर्ण ढंग से अंदर आ रही है। उसकी भौहें सीधी हो गई और उसकी निगाहों में एक अस्पष्ट विस्मय झलकने लगा। द्वार पर बर्फीले पहाड़ की चोटी पर ठंडे साफ झरने जैसी पारदर्शी आंखों वाली एक लंबी आकृति, एक सुंदर चेहरा और लंबी भौहें थी। उसके लंबे और फुर्तीले शरीर पर एक तंग चांदी के रंग की पोशाक थी। चांदी के रंग के कपड़े और उसकी गर्म जेड जैसी त्वचा एक दूसरे की तारीफ कर रही थी, जिससे लड़की को एक विशेष बर्फीली धातुई सुंदरता मिल रही थी। जिस बात ने दूसरों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि चांदी के कपड़े पहने इस लड़की के वास्तव में लंबे चांदी के बाल थे, जो उसकी कमर तक फैले हुए थे। ये चांदी का रंग बीमारी का पीला चांदी का रंग नहीं था, बल्कि ये नरम और कोमल चांदी के धागों जैसा था। जैसे जैसे ये बहता गया, इसने चांदी के कपड़े पहने लड़की को एक अजीब आकर्षण दिया। जब उसकी निगाह ने उसे ध्यान से देखा तो जियो यान अपने दिल में प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़की हॉल में मौजूद अधिकांश लोगों की निगाहों को गर्म करने में सक्षम थी। इस तरह की सुंदरता और व्यवहार को उत्कृष्ट माना जाता था। उसकी तुलना में लिनफी के रूप में जानी जाने वाली लड़की में इस तरह के आध्यात्मिक व्यवहार का अभाव था। पूरी चमक के साथ मुलायम और कोमल चांदी के बाल अन्य महिलाओं के दिल में थोड़ी जलन पैदा कर सकते थे। अपनी नजर इधर उधर घुमाने के बाद जियाओ यान ने धीरे से उसे वापस खींच लिया। उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और होशपूर्वक एक छोटा रास्ता खोल दिया। चांदी के कपड़े पहने लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने जियाओ यान को अनदेखा किया क्योंकि वो उसके पास से गुजरी और सीधे फ्रैंक की ओर बढ़ गई। बगल में खड़े जियाओ यान ने उसके पीछे छोड़ी गई हल्की शरीर की खुशबू को सूंघा और अपने दिल में एक मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की। उत्कृष्ट गुणवत्ता। शिक्षक। जैसे ही वो फ्रैंक के सामने पहुंची, चांदी के कपड़े पहने लड़की के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। एक पल में वो मुस्कान बर्फीले पहाड़ पर खिले बर्फ के कमल की तरह थी, जो सभी को सुंदरता का एहसास करा रही थी। हाँ, तुम आखिरकार यहां आ ही गई। एओतुओ बूढ़ा आदमी पहले से ही अधीर हो गया था। एक कोमल नजर से फ्रैंक ने उस छात्र को देखा जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था और उसने प्रसन्न स्वर में कहा, ग्रैंडमास्टर एओतुओ। चांदी के कपड़े पहने लड़की ने अपना सिर झुकाया और एओतुओ का अभिवादन किया, जो अपनी आंखें घुमा रहा था। जू मेई वास्तव में अपने शिष्टाचार जानती है। मेरी तुलना में खांसी। ठीक है, ठीक है, चूंकि तुम यहां हो, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे ही एओतुओ मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसने पलट कर देखा कि उसकी छात्रा अपना छोटा सा मुंह दबा रही थी। अनजाने में उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। थोड़ा सिर हिलाते हुए जू मेई भी सभी की निगाहों के सामने पत्थर की मेज की ओर चली गई। उसके और लिन फी के बीच एक खाली मेज थी। जब दोनों की आंखें मिली तो कुछ चिंगारी निकली। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में सामंजस्य नहीं था। कृपया बाद में कड़ाही को फटने न दे। अगर तुम असफल हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे परेशान मत करो। लिन फी ने अपनी सुंदर नाक उठाई और धीरे से सूंघी, क्योंकि उसका हाथ उसी मॉडल की औषधीय कड़ाही पर हल्के से टैप कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर तुम विचलित नहीं होगे तो भी तुम्हारी असफलता की संभावना कम नहीं होगी। जू मेई ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वो सतह पर ठंडी दिख रही थी, लेकिन उसके लिए
अपने कुछ सालों के प्रतिद्वंद्वी के सामने शांत रहना मुश्किल था। खांसी, ठीक है, ये देखते हुए कि परीक्षा शुरू होने के बावजूद दोनों के बीच बारूद की गंध पहले से ही बढ़ती जा रही थी। फ्रैंक केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था, जिसके बाद उसने जियाओ यान का सामना किया जो एक कोने में था। युवक, तुम वहां क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, अगर तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। उसके शब्दों का अर्थ सुनकर ऐसा लगा कि फ्रैंक को जियाओ यान के सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने की बहुत उम्मीद नहीं थी। अपने कंधों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने उस जगह की ओर देखा जहां फ्रैंक ने इशारा किया था। वो असहाय होकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो जगह उन दो लड़कियों के बीच थी जो एक दूसरे से झगड़ने के मूड में थी। जब एक दूसरे से बदला लेने वाली दो लड़कियों ने फ्रैंक की व्यवस्था सुनी तो उन्होंने अनजाने में जियाओ यान की ओर देखा। हालांकि जियाओ यान को उस तरह का बेहद खूबसूरत आदमी नहीं माना जा सकता था जो पहली नजर में ही महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले, लेकिन कम से कम वो उन लोगों को घृणा का एहसास नहीं कराएगा जो उसे देखते हैं। इस प्रकार उनमें से किसी ने भी अपनी अस्वीकृति नहीं जताई। बेतरतीब ढंग से एक नजर डालने के बाद उन्होंने अपनी नजर हटा ली और पत्थर की मेज पर दवा को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक उपकरणों की जांच करना शुरू कर दिया। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने उसी पेशे के कुछ युवा लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे पत्थर की मेज की ओर चला गया। उसकी आंखों के कोने उसके दोनों किनारों पर घूम गए। लड़कियों की दो अलग अलग खूबसूरत आभाओं ने उसे पत्थर की मेज पर औजारों की जांच शुरू करने से पहले खुद को आराम देने की अनुमति दी। टियर 1 कीमियागर के लिए बुनियादी आवश्यकता यह थी कि व्यक्ति को एक औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए जिसे आकार दिया गया हो। औषधीय गोली का प्रकार कुछ ऐसा था जो कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा यादृच्छिक रूप से तय किया जाता था। जियाओ यान ने पत्थर की मेज से बकरी की खाल से बना एक चर्म पत्र उठाया और एक नजर डाली। ये एक औषधीय सूत्र था जो कि एमेसिंग स्ट्रेंथ पिल के नाम से जानी जाने वाली औषधीय गोली के लिए था। इस एमेसिंग स्ट्रेंथ पिल का प्रभाव यह था कि इसे खाने के बाद उपयोगकर्ता को कुछ समय के लिए कुछ ताकत मिलती थी। टियर 1 औषधीय गोलियों में इस तरह की औषधीय गोली को शायद ही मध्यम श्रेणी का माना जाता हो, लेकिन एक नए व्यक्ति के लिए जो पहली बार परीक्षा दे रहा था, यह निस्संदेह एक चुनौती थी। एमेसिंग स्ट्रेंथ पिल औषधीय सूत्र को अपने हाथ में पकड़े हुए जियाओ यान की नजर बाईं और दाईं ओर घूम रही थी। उसने महसूस किया कि सभी ने एक अलग औषधीय सूत्र प्राप्त किया था। उसके बगल में बैठी दो लड़कियों के हावभाव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें उस औषधीय गोली पर भरोसा था जिसे उन्हें बनाना था। मुझे मत बताओ कि ये दोनों बूढ़े लोग चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जियो यान ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसने फ्रैंक की तरफ देखा जिसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। एक बार फिर उसने अपनी नजर पत्थर की मेज पर घुमाई। पत्थर की मेज पर एमेसिंग स्ट्रेंथ पिल के लिए जरूरी सामग्री रखी हुई थी। सामग्री के सिर्फ 3 सेट तैयार किए गए थे। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी शोधन प्रक्रिया के दौरान औषधीय सामग्री के इन 3 सेटों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेता और कुछ भी नहीं बनाता, उसे परीक्षण में विफल माना जाता। औषधीय सामग्री के अलावा पास में ही काफी अच्छे रंग की कुछ जेड बोतलें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनका इस्तेमाल अंतिम गोली को स्टोर करने के लिए किया जाना था। पत्थर की मेज पर रखी ज्यादातर चीजों पर एक नजर डालने के बाद जियो यान का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। अपनी मौजूदा कीमियागर क्षमता के साथ इस एमेसिंग स्ट्रेंथ पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पर्पल फ्लेम की मदद से
उसका मौजूदा कीमियागर कौशल और भी मजबूत हो गया था। एक साधारण औषधीय गोली, जिसे मुश्किल से टियर 1 औषधीय गोली माना जाता था, उसे परेशान करने की क्षमता नहीं रखती थी। चूंकि किसी ने भी जांच शुरू होने की घोषणा नहीं की थी, इसलिए जियाओ यान की नजर बेतरतीब ढंग से उसके दोनों तरफ घूम गई। दो लड़कियों की पत्थर की मेज पर रखे औषधीय अवयवों पर एक मोटे तौर पर नजर डालने के बाद जियाओ यान ने अपने होठों को बंद कर लिया। याओ लाओ से प्रभावित होने के बाद जियाओ यान अब तैयार किए गए औषधीय अवयवों पर एक नजर डालकर मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि अन्य दो किस प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे थे। घाव भरने की गोली, जमने वाली लौ की गोली। धिक्कार है, ऐसा क्यों है कि मेरा औषधीय सूत्र कठिन है? जियाओ यान ने अपने दिल में असंतुष्ट आवाज में बुदबुदाया। जू मेई और लिन फेई दोनों के औषधीय सूत्रों की तुलना में उनकी शक्ति बढ़ाने वाली गोली निस्संदेह सबसे कठिन थी। धिक्कार है, ये दोनों बूढ़े अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्थिति को बदलने में असहाय होने के कारण जियाओ यान अपने दिल में केवल फ्रैंक और एओ तुओं को बुरी तरह से बदनाम कर सकता था। क्या आप सभी ने जांच कर ली है? अगर कोई समस्या नहीं है तो परीक्षा शुरू हो गई है। ये देखते हुए कि पत्थर की मेजों पर नजर घुमाने के बाद भी कोई नहीं बोला, फ्रैंक ने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ से एक बल निकला और हॉल में एक प्राचीन धातु की घंटी पर जा गिरा। तुरंत हॉल के भीतर एक स्पष्ट झंकार सुनाई दी। घड़ी की घंटी सुनकर जियाओ यान के अलावा पत्थर की मेज पर बैठे सभी परीक्षार्थियों ने जल्दी से अपने हाथ औषधीय कड़ाही की आग के आउटलेट पर रख दिए। उनके शरीर में डू क्यूई बाहर निकल आया और एक दबी हुई पफ ध्वनि के बाद तुरंत उनके औषधीय कड़ाही के भीतर एक लौ उठने लगी। औषधीय कड़ाही के भीतर लौ उठने के बाद धीरे धीरे बाहर की तरफ एक पारदर्शी प्रकाश पर्दा दिखाई देने लगा। प्रकाश पर्दा एक चौकोर आकार का हो गया, जिसने अपने भीतर परीक्षार्थी को पूरी तरह से घेर लिया। प्रकाश पर्दा कवर के दिखाई देने के बाद हॉल में फुसफुसाहट पूरी तरह से शांत हो गई। सभी पूरी तरह से एकाग्र थे और वे परीक्षार्थियों की हरकतों को देख रहे थे। कभी कभी जब उन्हें नए चेहरे दिखाई देते थे जो अपनी क्षमता में काफी अच्छे होते थे, तो वे चुपके से अपना सिर हिला देते थे। पत्थर की मेज के सामने खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और अपने आसपास की चीजों को देखा। उसने महसूस किया कि जू मेई और लिन फेई के अलावा, जिनकी डू क्यूई लपटें थोड़ी गहरी थी, सभी की कड़ाही में लौ हल्के पीले रंग की थी। जाहिर है, उनकी ताकत 4 सितारा डू जे से कम थी। पत्थर की मेजों के भीतर हर कोई अपनी दवा को परिष्कृत करना शुरू कर रहा था। केवल जियाओ यान मूर्खतापूर्वक अपने आसपास की चीजों को देखता रहा। उसका व्यवहार मुर्गियों के समूह के बीच एक सारस की तरह था और किसी के लिए भी उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वो बच्चा, वो क्या कर रहा है? फ्रैंक ने जियाओ यान की ओर देखते हुए अनिश्चितता से पूछा। ये मुझे नहीं पता, अपना हाथ हिलाते हुए एओ तुओ भी थोड़ा हैरान था। क्या यह संभव है कि इस बच्चे को आग जलाना भी नहीं आता? अगर ऐसा होता तो क्या यह बहुत ज्यादा कॉमेडी नहीं होती? खांसी, क्या उसके पास किसी शिक्षक का सिफारिश पत्र है? मुझे देखने दो कि इस छात्र को किसने पढ़ाया है। फ्रैंक ने अपना हाथ हिलाया और अपने एक अधीनस्थ को बुलाया और कहा, अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सिफारिश पत्र नहीं है। हालांकि उसके रिकॉर्ड में याओ लाओ नाम का कोई व्यक्ति है जो उसका कीमियागर शिक्षक है। वो अधीनस्थ जियाओ यान की जानकारी को पलटने के बाद कड़वाहट से मुस्कुराया। याओ लाओ, अज्ञानता में अपनी आंखें झपकाते हुए फ्रैंक ने अपना सिर झुकाया और एओ तुओ को देखा। क्या आपने इस नाम के बारे में सुना है? मैं दशकों से जिया मा साम्राज्य में उलझा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे कीमियागर शिक्षक के बारे में नहीं सुना जिसके पास याओ लाओ नामक छात्रों को स्वीकार करने की योग्यता हो। इस विदेशी नाम के बारे में एओ तुओ का सिर भी इसी तरह कोहरे से भरा हुआ था। इसे भूल जाओ,
समय पूरा होने पर हम और विस्तार से पूछेंगे। चीजों को देखकर मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमें धोखा दिया है। अपने अधीनस्थ की ओर झुंझलाहट में जानकारी फेंकने के बाद फ्रैंक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। आखिरकार अगर इस तरह का कोई मजाक वास्तव में उस शाखा में हुआ जिसका वो प्रभारी था और खबर फैल गई, तो संभवतः अन्य शहरों की कीमियागर एसोसिएशन शाखाओं द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे ही फ्रैंक और बाहर के अन्य लोग जियो यान की हरकत से चिढ़ गए, जूमी और लिनफी ने भी हल्के पर्दे के भीतर से इस बहुत ही अजीब युवक को स्तब्ध भाव से देखा। क्या इस आदमी ने सोचा था कि ये मजाक करने का समय है? जियो यान को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि उसकी हिचकिचाहट ने इतने सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने हल्की आह भरी और धीरे से अपना हाथ आग के आउटलेट पर रख दिया। अपने दिल में उसने अज़हाए होकर कहा, जो भी हो, ये बस थोड़ी अनोखी लौ है। वे संभवतः मुझे जेल में नहीं डालेंगे और इसका अध्ययन करने के लिए मुझे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। अपने दिल में खुद को सांत्वना देने के बाद जियाओ यान के शरीर में डू क्यूई तेजी से आगे बढ़ने लगी। तेजी से उसके क्यूई पथों से गुजरते हुए और उसकी हथेलियों के साथ आगे बढ़ती हुई एक नरम आवाज के साथ ये औषधीय कड़ाही में प्रवेश कर गई। धमाका। एक दबी हुई आवाज के बाद औषधीय कड़ाही के भीतर अचानक एक तेज बैंगनी रंग की लौ उठी। उसी समय प्रकाश पर्दे के बाहर फ्रैंक अपने अधीनस्थ से चिढ़कर एक कप चाय ले रहा था। वो बस एक घूंट लेने ही वाला था कि उसकी आंखों के कोने ने अचानक जियाओ यान के औषधीय कड़ाही में उठती बैंगनी रंग की लौ को देखा। तुरंत उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। पफ की आवाज के साथ उसके मुंह में रखी चाय को खुरदरे तरीके से थूक दिया गया। चाय ने उसके कपड़ों को गीला कर दिया, लेकिन फ्रैंक ने इसे अनदेखा कर दिया। उसकी उंगली कांप रही थी क्योंकि वह प्रकाश के पर्दे के भीतर जियाओ यान की ओर इशारा कर रहा था। चौंक कर उसने अनायास ही चिल्लाया, बैंगनी रंग की लौ, स्वर्गीय लौ। यह सुनकर पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। कई निगाहें अचानक प्रकाश के पर्दे के पीछे जियाओ यान की ओर मुड़ गई।